नरेंद्र मोदी दिल्ली में 9 अशोक रोड के इसी कमरे में रहा करते थे। अब इस कमरे का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है, एक मिनी दफ्तर में तब्दील हो चुका है ये। लेकिन जब नरेंद्र मोदी यहां पर रहते थे उस वक्त यहां पर बस एक बिस्तर पड़ा होता था और बिल्कुल सादा था ये कमरा। मोदी गुजरात से गए तो इसका फायदा न तो उनके विरोधियों को मिला और न ही बीजेपी को। यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को करारी हार मिली। 2001 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी दोनों हार गई। गुजरात में पार्टी का बेड़ा गर्क होते देख आला कमान को फिर से याद आए मोदी और याद आया मोदी का मैनेजमेंट। फैसला यह हुआ कि केशुभाई को हटाकर मोदी को गुजरात की गद्दी सौंप दी जाए। उसने मेरे खिलाफ बहुत ही केंद्र के हमारे नेताओं के कान को भरा। ये किया है। मोदी बीजेपी और गुजरात में डटकर अगले साल होने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में लगे थे। उन्हें कुर्सी संभाले कुल 4 महीने ही हुए थे। इसके बाद गुजरात में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। गुजरात दहक उठा। ट्रेन के इस डिब्बे में इंसानियत जली थी। 59 जिंदगियों को फूंकने वाली लपटों को गोधरा में तो बुझा दिया गया, पर चिंगारी की चपेट में समूचा गुजरात आ गया। दंगे तो 3 दिन में काबू में आ गए, पर बेजान, बेबस, बेघर हुए लोगों पर शुरू हुई सियासत कभी काबू में नहीं आई। कि पहली बात है कि मैं पिछले 14 साल से रोज इतनी मेरी पिटाई होती है, रोज मैंने इतने पंच खाए हैं जी, और इसलिए शायद हिंदुस्तान की राजनीति में इतना जुल्म न्यूज ट्रेडर्स के द्वारा झूठ फैलाने वाला लोग कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दिसंबर 2002 में हुए चुनावों में बीजेपी ने फिर सरकार तो बना ली, लेकिन मोदी पर ध्रुवीकरण की खातिर दंगों को जानबूझकर न रोकने की साजिश के संगीन आरोप। ये बात और है कि न तो किसी जांच समिति ने न किसी न्यायालय ने मोदी का गुनाह तय किया, और सियासी दरबार के सबसे बड़े गुनहगार बने रहे मोदी। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा हूं। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है। इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है। मोदी को मालूम था कि कोई भी जवाब आरोपों को शांत नहीं कर सकता, और माफी का मतलब होता इकबाल या जुर्म। संवेदना वो जताते थे, पर सियासत में इसकी जगह नहीं। सो मोदी ने नई राह पकड़ी। मोदी देखते ही देखते कॉर्पोरेट जगत के भी लाडले बन गए और अपने राज्य के भी। विरोधियों के पास एक ही हथियार था, सांप्रदायिकता के तीर। मोदी चौमुखी विकास की ढाल लिए हर वार से बचते बार बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते रहे। इस राज्य ने इतने सालों तक लगातार किसी एक को शासन नहीं करने दिया है। भारतना सार्वभौमत्वनु અને અખંડતાનું સમર્થન કરી ये हैट्रिक है। अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। लेकिन जिस वक्त मोदी गुजरात में मजबूत हो रहे थे, बीजेपी केंद्र में चरमरा रही थी। जिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी ने 4 दशक तक चुनाव लड़ा था, वो उम्र और बीमारी की वजह से सक्रिय नहीं थे, और लाल कृष्ण आडवाणी की शख्सियत में वो करिश्मा नहीं था। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से उनके नीचे की जमीन खींचने वालों की कमी नहीं थी। कई मौकों पर तब लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी पैरवी की थी, उनकी जगह बचाई थी। अब आडवाणी के लिए भी ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि पार्टी में उनसे बड़ा सियासी कद किसी और का हो सकता है। फिर मानो विरोध की ताकत को मापने के लिए
पार्टी के भीतर और बाहर मन टटोलने के लिए जून 2013 में मोदी को आम चुनावों के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। गोवा का समुंदर उतना अशांत नहीं था जितनी गोवा की उस कार्यकारिणी के बाद पार्टी में हलचल मची थी। आडवाणी ने पार्टी में अपने हर एक पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थे। मैं संघ का स्वयंसेवक बना, बाद में जनसंघ का बना, फिर बीजेपी का बना। मैं समझता हूं कि जितना मुझे इन संस्थाओं से मिला है, संगठनों से मिला है, और जितना मुझे अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं से मिला है, और जितना देश ने मुझे दिया है, वो प्रधानमंत्री पद से काफी अधिक है। मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है। ये अनावश्यक गलतफहमी लोगों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन इस फैसले पर संघ की मुहर थी। आडवाणी को मानना ही पड़ा, पर सहयोगियों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। नीतीश कुमार का मोदी विरोध जग जाहिर था। 16 जून 2013 को उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। अपनी तरफ से कोई कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। हालात ऐसे थे कि बिहार में किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति को बनाए रखना कुछ घंटे के लिए भी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। इसलिए हमने 2 फैसला लिया है जिसकी जानकारी आपको दी। फिर संघ का यह मानना था कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को अपने चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। चेहरे की भी परीक्षा हो जाएगी और पार्टी की भी। तब तो सारे विरोध और अंतर विरोध को ताक पर रखकर 13 सितंबर 2013 को ऐलान कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी होंगे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। जहां बात होती मोदी की लहर की बात होती। राज्यों के नतीजे आए तो लहर की तस्दीक हुई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हासिल कर ली और दिल्ली में सबसे अधिक सीटें हासिल की। देखिए, चारों राज्यों में कांग्रेस का सफाया हुआ है और इस सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है। इन चुनावों के लिए मोदी ने धुआंधार प्रचार किया था, पर अब सबसे बड़ी लड़ाई की बारी थी। 10 साल बाद केंद्र में लौटने की लड़ाई थी। नरेंद्र मोदी ने अकेले 440 रैलियां की, 5,800 जगहों पर लोगों से संपर्क साधा, हर राज्य में गए, 4,000 जगहों पर चाय पे चर्चा की। जहां नहीं जा सके वहां उनका 3D अवतार गया। 12 3D रैलियों के जरिए 1350 जगहों पर पहुंचे। न मोदी थके न उनका दिल मांगने में थका। इस चुनाव में दिल मांगे मोर। मोदी खुद 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। इन आरोपों के बीच कि वो डरे हुए हैं अपनी हार से, पर मोदी तो मानो भाव समाधि लगाए निरंतर चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न हो। सर झुका करके नमन करता हूं। जिस दिन नतीजे आए उस दिन मोदी गुजरात में ही थे। बीजेपी ने जश्न की तैयारियां नतीजों से पहले शुरू कर दी थी।
पर शायद मोदी आश्वस्त होते हुए भी सतर्क थे। अपने गढ़ में, अपने राज्य में रहना चाहते थे। यूं तो मोदी के आत्मविश्वास पर सवाल नहीं उठ सकते, पर उनकी तैयारी पूरी रहती है। जीत मिली और वो भी अप्रत्याशित। फिर तो जश्न से पहले शुक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। 3 दशक में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया हो। बीजेपी अकेले दम पर 282 पर पहुंच गई और गठबंधन ने तो सारे बंधन तोड़ दिए। एनडीए का कुल आंकड़ा 335 का था। मोदी को समूचे देश का प्यार मिला था, लिहाजा शुक्रिया सिर्फ वडोदरा को नहीं कहना था। ये सच है कि वडोदरा ने उन्हें 5,70,000 मतों के फासले से विजय दिलाई थी, पर बनारस भी तो द्वंद्व में उलझने के बावजूद अपने मोदी के लिए लड़ा था। पर काशी जाने से पहले बारी दिल्ली की थी। अपनी रफ्तार से चलने वाली दिल्ली, बस खुद से सरोकार रखने वाली दिल्ली। उस दिल्ली ने सबको नकार कर अपनी 7 सीटों पर उस शख्स को चुना था जिसे देश के सिंहासन पर बिठाना चाहती थी। मोदी का कारवां गुजरा तो दिल्ली भी थम गई थी। लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इसी कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। दिल्ली की परेड के बाद सीधा वाराणसी को निकले मोदी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। पिछली दफा वक्त प्रचार का था, कुछ पैंतरों का भी था। थोड़ा प्रशासन कड़क, कुछ मोदी की ठसक, मां के बुलावे को भी इंतजार करना पड़ा। उम्मीदवार के तौर पर आ नहीं पाए, आए तो वाराणसी ही नहीं, देश जीतकर। बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। शिव की नगरी में मोदी आए तो पहले महादेव के रौद्र रूप का अभिषेक किया। फिर शिव की जटा से जन्मी गंगा के सामने शीश झुकाए। इसके बाद कण कण आध्यात्म में डूबकर आध्यात्मिक नगरी के लिए अपनी सोच बताई। पूरा हिंदुस्तान जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, हिंदुस्तान में जाने के लिए, देखने के लिए बहुत है, एक गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की शख्सियत की कुछ ऐसी परतें खुलने लगी जो कोई कभी नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख ही नहीं सकता था। अब तक मोदी की दृढ़ता को उनका कट्टर होना माना जाता, मोदी के निश्चय को उनकी तानाशाही। पर जो लोग मोदी के दिल को पत्थर मानते थे, उनका आकलन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 20 तारीख को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता थी। महीनों बाद संसद भवन के सामने पत्रकारों का हुजूम उमड़ा था। नेता तो कई आ रहे थे, लेकिन इंतजार जननायक का था। मोदी आए तो कैमरे झपट पड़े, पर तभी अनायास मोदी झुके, किसी भक्त की तरह जो मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, एक कलाकार की तरह जो अपने मंच को प्रणाम कर रहा हो। मोदी ने भी अपने मंदिर को, अपने मंच को माथे से लगाया। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ
शायद मेरे जीवन में हर बार सही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चेम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। भारतीय संस्कृति का ये छोटा सा अर्पण दिल जीत चुका था, पर अभी मोदी को किसी ने समझा ही कहा था। एक एक कर भाषण का दौर शुरू हुआ। मोदी का नाम प्रस्तावित किया गया, अनुमोदन हुआ। नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। किसी ने पूछा, आंखों में आंसू देख करके एक पत्रकार ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है। मैं जब जा रहा था पार्टी ऑफिस में इसी प्रसंग में, तो मैंने उनको कहा कि अवसर आएगा तो मैं कभी कह दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। ये प्रक्रिया आम थी, तय थी, पर ये बातें मोदी के मन की गहराई को छू रही थी। सुनने के बाद जब बोलने की बारी आई तो पहली बार हुआ कि मोदी के शब्द उलझ गए, उलझे भी ऐसे कि न जाने कितनों के मन की गांठ खोल गए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। उस दिन उस भवन में कई आंखें नम हुई। टीवी पर तस्वीर देखते हुए भी आंसू बहे होंगे। 900 किलोमीटर दूर बैठी बूढ़ी मां भी एकटक अपने नौनिहाल को निहार रही थी। बेटे की तरक्की से दिल भी भर आया था, आंखें भी छलक उठी थी, लेकिन बेटा अब देश का हो चुका था। गले लगाने के लिए 2 दिन का इंतजार करना था। जब दुनिया भर का अभिवादन कर दिया, तब खुद के लिए कुछ पल चुराए। मां जहन में तो हमेशा रहती थी, पर प्रधानमंत्री मनोनीत होने के बाद आशीर्वाद लेने मोदी अब तक नहीं जा पाए थे। गांधीनगर का काम निपटा तो मां से मिलने बढ़े। मां एकटक मोदी को देखती रही, लगातार बातें करती रही। मुंह मीठा कराकर पानी पिलाया तो अपने ही रुमाल से मुंह भी पोंछा, मानो मोदी अब भी उनके 6-7 साल के बेटे ही हों। यही तो मां है, यही तो मां का प्यार है। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भरोसा पहली बार भी इन्हीं बूढ़ी आंखों में दिखा था। पहला तो मगज मैच થઈ ગયું તું મારું, એ ગયો ને એટલે મને ખબર નથી, એને કીધા વિના નીકળી ગયો, પણ મારું મગજ મેચ થઈ ગયું તું। 2 વર્ષ હું ગોડી થઈ ગઈ હતી, બિલકુલ ખબર નથી પડતી। એટલે તો એમને તમને લાગે ને દિલથી બનશી વડાપ્રધાન, પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા એ બોલ્યો કે એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા બનવાનો, બનવાનો ને બનવાનો। मोदी अब देश का ख्याल रखेंगे, पर मां के लिए बेटा बड़ा हुआ है कभी? हीराबेन ने चलते चलते शगुन के 101 रुपए उन्हें थमा दिए। अफसोस कि इस मुकाम पर आकर मां से एकांत में मिल पाना भी मुनासिब नहीं। मोदी इस वक्त को दोनों हाथों से समेटकर, दिल में सहेजकर निकल पड़े फिर दिल्ली। ये नाम है कभी न रुकने का, कभी न थकने का। 63 साल के मोदी मानो 24 घंटे काम कर सकते हैं। एक तरफ देश की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ मोदी की अपेक्षाएं। वो चाहते हैं कि उनके मंत्री
देश को अपना पूरा वक्त समर्पित करें, कम से कम 18 घंटे कामकाज करें, जैसा वो खुद करते हैं। सबका साथ सबका विकास, हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी था, जवाब भी और आश्वासन भी। पर अब मोदी को इसे मंत्र बनाना होगा। जिन्होंने वोट दिया उनकी उम्मीदों का दायित्व है, जिन्होंने नहीं दिया उनका विश्वास जीतने का कर्तव्य। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के जननायक नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चाय की दुकान से शुरू हुआ सफर 7 RCR तक आ पहुंचा। चाय की प्याली से कभी सियासी तूफान उठता है, चाय की चुस्कियों से सोया देश भी जगता है। ये एक चाय वाले की कहानी है, जिसमें संघर्ष है तो सफलता भी, सबक है।